में कोई नहीं है तो आप मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? देखिए ना, आपके ही घर में मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। लगता है जैसे मैं इस घर के लिए कुछ हूँ ही नहीं। इतना कहकर शारदा जी अपने नकली आंसू पोंछने लगी। वो अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर के आगे खड़ी होकर जोर जोर से यह बातें बोल रही थी, ताकि ऑफिस से घर आया उनका बेटा विवेक बाहर से ही सब सुन ले। हुआ भी कुछ ऐसा ही। विवेक माँ की बातें सुनकर परेशान हो गया। वह जल्दी से घर के भीतर आया और माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछने लगा, माँ क्या हुआ, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? वह अपनी सूखी आंखों को रगड़ते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, तू सुनकर कर भी क्या लेगा? अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं है तो कौन मेरी बातों को महत्व देगा? किसे मेरी परवाह है? इतना कहकर वह सोफे पर जाकर दूसरी ओर मुंह घुमाकर बैठ गई। विवेक परेशान हो गया कि आखिर उसकी माँ को तकलीफ क्या है। वह फिर से माँ के घुटनों के पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, माँ तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। पापा के जाने के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। फिर तुम किस बात के लिए रो रही हो? शारदा जी घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहने लगी, मेरी ही किस्मत खराब है बेटा, जो मुझे बुढ़ापे में यह सब सुनना पड़ रहा है। अब विवेक थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, माँ तुम बताओ तो सही कि बात क्या है? वो कहने लगी, मुझसे क्या पूछता है, जा अपनी पत्नी से पूछ, तू तो उसे बहुत प्यार करता है ना, फिर वह तेरे पीठ पीछे मेरे साथ बदतमीजी क्यों करती है? विवेक हैरानी से माँ का चेहरा देखने लगा। वो कहने लगा, हुआ क्या है, पूरी बात तो बताओ। तब वो कहने लगी, मैंने बहू से खाना मांगा तो वह कहने लगी कि मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपको खाना परोस कर दूं। तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है ना, शायद इसीलिए अब इस घर में मेरा सम्मान कम हो गया है। इतना कहकर वह फिर से मुंह से हू हू की आवाज निकाल कर रोने लगी। उन्हें अच्छे से पता था कि विवेक की कमजोर नब्ज कैसे दबानी है। स्वर्गवासी पिता का नाम सुनते ही विवेक का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह तमतमाते हुए रूम में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। उसकी पत्नी भरी गर्मी में कंबल ओढ़कर बिस्तर में पड़ी हुई थी। वह उसके पास आया तो उसका निस्तेज पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर हैरान रह गया। वह कहने लगा, अरे अंकिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अंकिता मां बनने वाली थी। ऐसे समय में उसे बीमार देखकर विवेक काफी घबरा गया। तभी पीछे से शारदा जी कमरे में घुसते हुए बोली, देख रहा है तू इसके नखरे, तेरी डांट से बचने के लिए यह बीमारी का बहाना बना रही है। विवेक ने पास जाकर अंकिता के माथे को छूकर देखा तो उसका माथा बुखार से गर्म तवे के समान तप रहा था। उसे तेज झटका लगा। अंकिता तो अपनी आंखें भी नहीं खोल रही थी। वह तुरंत ही अंकिता को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागा। पीछे से शारदा जी का खून गुस्से के मारे खौलने लगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने तुरंत ही उसे एडमिट करके उसका इलाज शुरू कर दिया। विवेक अपना सिर पकड़कर एक कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि अंकिता की तबीयत इतनी खराब थी, फिर भी माँ मुझे उसके खिलाफ भड़का रही थी। उधर शारदा जी अलग ही गुस्से में थी कि मैंने इतना ड्रामा किया, लेकिन बेटे ने तो बहू को कुछ बोला ही नहीं, उल्टा उसे अस्पताल में लेकर एडमिट करवा दिया। अब घर के सारे काम शारदा जी को करने पड़ रहे थे तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने हमेशा घर में अपनी ही चलाने की कोशिश की। इसके लिए वह पैतरा आजमाती थी जिससे कि घर में उनकी सत्ता ही बनी रहे। वह जानबूझकर विवेक के सामने बहू का नाम लेकर रोना धोना मचाती थी ताकि विवेक हमेशा अपनी पत्नी को डांटता फटकारता रहे और पति पत्नी के रिश्ते में एक निश्चित दूरी बनी रहे। शुरुआत में भी वो अपने स्वर्गवासी पति का नाम लेकर विवेक को बहुत बार बेवकूफ बना चुकी थी। आज भी शायद विवेक अपनी पत्नी को ही डांट लगा देता, लेकिन पत्नी की ऐसी हालत देखकर विवेक सोचने पर मजबूर हो गया कि माँ घर में ही थी, उन्हें भी तो पता होगा कि अंकिता की तबीयत खराब है, लेकिन माँ तो अलग ही झगड़ा करवाने की फिराक में थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था कि पापा का नाम लेकर उसकी माँ उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। खैर, डॉक्टर ने बताया कि अभी अंकिता खतरे से बाहर है, लेकिन उसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अब विवेक ने माँ का ऐसा रूप देख लिया था कि उसे पत्नी के लिए थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए वह अस्पताल से सीधे उसे उसके मायके पहुंचा आया। जब शारदा जी को यह सब पता चला तो वह मुंह बनाते हुए कहने लगी, बेटा बहू का अभी 5वां महीना ही लगा है, अभी से वह मायके में आराम करेगी तो घर के काम कौन करेगा? विवेक रुखाई से बोला, माँ वैसे भी उससे आपको बहुत सारी शिकायतें थी तो उसे वहीं पर रहने दो, मुझे भी ऑफिस से आकर रोज किचकिच नहीं सुननी। दो टूक जवाब देकर वह अपने काम में लग गया तो शारदा जी जल भुन कर रह गई। उन्हें यह बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि उनकी मर्जी के बिना बहू मायके में कैसे आराम कर रही है। खैर, विवेक माँ की असलियत समझ गया था, इसलिए अब उसने भी तय कर लिया था कि वह अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। उधर अंकिता को तो मायके में आराम मिल रहा था, लेकिन इधर शारदा जी घर के काम कर करके बहुत चिढ़ी हुई थी और वो सोच रही थी कि एक बार बहू आ जाए फिर सारी कसर निकाल लूंगी। 9 महीने के बाद अंकिता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद 1 महीने के अंदर ही वह ससुराल वापस आ चुकी थी, क्योंकि अब वह भी अपने पति से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रहना चाहती थी। अब शारदा जी बहू को परेशान करने के और नए नए बहाने ढूंढने लगी थी। वह उसके बच्चे को भी नहीं संभालती थी और उसे एक ही समय में ज्यादा काम बताकर परेशान कर देती थी। लेकिन फिर भी अंकिता सब कुछ अच्छे से संभाल रही थी, क्योंकि उसने शारदा जी से कोई उम्मीद ही नहीं रखी थी कि वह उसकी मदद करेंगी। लेकिन काम का बोझ बढ़ाकर वह बहू की परेशानियां जरूर बढ़ा देती थी। एक दिन अंकिता मुन्ने को कमरे में सुला रही थी, तभी शारदा जी आकर कहने लगी, बहू अपना सारा पर्सनल सामान इस रूम से निकाल लेना। वो क्या है ना कि मेरे भैया किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमारे शहर ही आने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि वह हमारे घर पर ही रुक जाए। उनका काम लगभग साल भर तक चलने वाला है तो वह यहीं पर रहेंगे। हमारे घर में कोई और कमरा तो है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि वह तुम्हारे ही कमरे में रहेंगे। तुम यह कमरा खाली कर दो और स्टोर रूम में चली जाओ। अंकिता हैरानी से बोली, लेकिन माँ जी स्टोर रूम तो बहुत छोटा है, उसमें हम लोग कैसे रहेंगे? तो वो कहने लगी, तुम अपने मुन्ने के साथ तो आराम से रह सकती हो ना। एक पुराना फोल्डिंग पलंग स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, उसे साफ करके बिछा लेना। अपने बेटे के साथ वहां आराम से रहना। विवेक तो अपने मामा जी के साथ इसी रूम में रह लेगा, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सुनकर अंकिता हैरान रह गई। शारदा जी ऑर्डर मारते हुए कहने लगी कि 2 दिनों के अंदर ही कमरा खाली कर देना।
अंकिता विरोध भरे स्वर में बोली, माँ जी मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगी, छोटे बच्चे के साथ मुझे दिक्कत हो जाएगी। आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रही हैं? तब शारदा जी मुंह बनाते हुए बोली, बहू अब ये पूरा घर तो तुम्हारा ही है, और जब मैंने कह दिया कि पूरा घर तुम्हारा ही है तो तुम स्टोर रूम को अपना कमरा क्यों नहीं मान सकती? अंकिता भी दृढ़ स्वर में बोली, मम्मी जी आप चाहे कुछ भी कहिए, मैं स्टोर रूम को अपना कमरा कभी नहीं मानूंगी। तब शारदा जी उसे गुस्से से घूरने लगी और मन ही मन सोचने लगी, विवेक को आने दो तब बताती हूँ। शाम को जब विवेक के आने का समय हुआ तब बाहर जैसे ही विवेक की बाइक की आवाज आई तो शारदा जी फिर से पति की तस्वीर के सामने खड़ी हुई और आंखों में आंसू लाते हुए विलाप करने लगी कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? इस घर में तो कोई मेरी सुनता ही नहीं है। अब इस घर में मेरे मायके वालों का भी कोई सम्मान नहीं है। विवेक के कानों में आवाज पड़ चुकी थी। वह समझ गया था कि फिर से कोई तमाशा होने वाला है। वह घर के भीतर आया तो उसकी माँ रोते हुए कहने लगी, बेटा देखो ना तुम्हारे मामा जी इसी शहर में काम करने के लिए आने वाले हैं। मैंने बहू से कहा कि वह उनके लिए अपना कमरा खाली कर दे तो वह मुझे इनकार कर रही है। अगर तुम्हारे पापा इस दुनिया में होते तो कभी भी मेरा इतना अपमान न होता। इतना कहकर वह सिसकने लगी तो विवेक खींच उठा और कहने लगा, माँ अगर पापा इस दुनिया में होते तो आपको ही डांटते। घर की बहू से कमरा छीन कर मेहमानों को थोड़ी ना देते। मामा जी अगर इस शहर में आ रहे हैं तो वह अपनी व्यवस्था अलग से करके आ रहे होंगे। उनकी कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट मिला है तो उन लोगों ने उनके रहने का इंतजाम किया होगा ना। आपको अपनी बहू का कमरा खाली करवाने की क्या जरूरत है? बेटे के स्वर में विरोध महसूस करके शारदा जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अब तो वो और भी जिद पर अड़ गई और कहने लगी, नहीं मेरे भैया मेरे शहर में आएंगे तो मेरे घर में ही रहेंगे। विवेक उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए बोला, माँ ये एक दो दिनों की बात नहीं है, इतने ज्यादा लंबे समय के लिए हम इतना एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अब घर में ज्यादा कमरे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? स्टोर रूम में तो मेहमानों को भी नहीं रखा जा सकता। कोई भी मेहमान आता है तो हम थोड़े दिनों तक एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक के लिए कोई एडजस्ट नहीं कर सकता। लेकिन शारदा जी रोते हुए कहने लगी, हाँ हाँ मेरे पति इस दुनिया में नहीं है तो तुम मेरी बात क्यों मानोगे? विवेक झुंझलाते हुए कहने लगा, तो ठीक है माँ मैं एक काम करता हूँ, कहीं किराए का मकान देखकर साल भर के लिए वहीं शिफ्ट हो जाता हूँ। तुम आराम से मामा जी को घर में रखो। इतना कहकर वो अपने रूम में चला गया। तो शारदा जी खड़ी रह गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि विवेक कभी इतनी बेरुखी भी दिखा सकता है। वह तो सोचती थी कि पति के नाम का रोना रोकर वह विवेक से हर बात मनवा लेंगी। लेकिन विवेक देख चुका था कि उसकी माँ हर सही गलत बात में उसके स्वर्गवासी पिता के नाम का सहारा लेती है, और यह बात उसे भीतर तक पीड़ा पहुंचा गई थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि अब वह पिता का नाम बीच में आने पर कभी भी माँ की गलत बात में उनका साथ नहीं देगा। खैर कुछ दिनों तक तो शारदा जी बेटे बहू से मुंह फुलाकर रहीं, लेकिन रहना तो आखिर उन्हें बेटे बहू के साथ ही था। तो धीरे धीरे वह सामान्य हो गई थी। लेकिन अब उन्हें ऐसा सबक मिला था कि कभी भी पति के नाम का रोना रोकर वह बेटे को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि बेटे ने एक झटके में ही उन्हें यह बात समझा दी थी कि अगर उन्होंने कभी भी घर का माहौल खराब करने की कोशिश की तो वह घर छोड़कर भी जा सकता है। दोस्तों, झूठ, भावनात्मक दबाव और स्वार्थ से रिश्तों को नियंत्रित करने की कोशिश अंततः अकेलापन और पछतावा ही देती है। सम्मान